साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। भगवा राष्ट्रवाद की आंधी में देश के संवैधानिक ढांचे और संवैधानिक संस्थानों में बैठे हुए लोगों का आपने क्या हाल बनवा दिया है, ये वीडियो अंत तक देखिएगा। सिलसिलेवार आपको एक एक संवैधानिक संस्था को ध्वस्त होते हुए दिखाऊंगा। बहरहाल शुरुआत करते हैं कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिए गए हैं सुशील चंद्र। वो सुनील अरोड़ा के रिटायर होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। इस खबर से ज़्यादा चर्चा इस बात पर शुरू हुई, सोशल मीडिया में एक खबर कहीं से आई कि सुनील अरोड़ा गोवा के राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। हालांकि मेरी छानबीन में अभी तक ये खबर कहीं भी आधिकारिक तौर पर पुष्ट नहीं होती है, लेकिन तमाम सारी वेबसाइट्स ने छापा है पूरे दावे के साथ कि आगे इस बात की मंत्रणा चल रही है कि सुनील अरोड़ा को गोवा का राज्यपाल बना दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये इस बात का सबसे बड़ा गवाह होगा कि देश का लोकतंत्र और संवैधानिक ढांचा किस तरीके से बुरी तरीके से चरमरा गया है। ये खबर उससे ज़्यादा खतरनाक होगी जब ये सुनने में आया था कि देश के चीफ जस्टिस रह चुके रंजन गोगोई अपेक्षाकृत उससे बेहद कम प्रोटोकॉल के पद राज्यसभा में जा रहे हैं और बाद में चले भी गए थे, शपथ ग्रहण भी कर लिया था। उससे भी ज़्यादा खतरनाक खबर अब ये निकल करके सामने आ रही है। हालांकि जब तक इस खबर की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक आईटी सेल के लोग ऐसे सवाल उठाने वाले लोगों पर हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि खबर गलत है। ठीक मानता हूं कि जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई तब तक इस खबर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बारे में तो कहा जा सकता है कि आखिर अशोक लवासा कहां गए। कौन से अशोक लवासा? याद दिलाता हूं आपको, 2019 का लोकसभा चुनाव याद है? उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। उनको जो क्लीन चिट दी गई थी, उस क्लीन चिट का विरोध करने वाले शख्स का नाम है अशोक लवासा, जो उस समय चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। तो जब सुशील चंद्र मुख्य चुनाव आयुक्त बने तो निश्चित तौर पर अशोक लवासा की चर्चा होनी चाहिए कि वह आखिर चले कहां गए। इसलिए क्योंकि अशोक लवासा का कार्यकाल अक्टूबर 2022 तक था चुनाव आयोग में, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त वही बनाए जाते। और अगर वही बनाए जाते तो यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा जैसे राज्यों का चुनाव उन्हीं की देखरेख में होता। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि फिलीपींस स्थित एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष बना दिए गए। भारत सरकार ने सिफारिश भी कर दी और वो जुलाई 2020 में चले भी गए। ऐसा क्या हुआ होगा, ये बताने के लिए आपको जरा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। आपको भूलने की बहुत आदत है, याद दिला देता हूँ। मई 2019 में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ 4 शिकायतें दर्ज की गईं। उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत से लोकसभा चुनाव में घूम घूम करके प्रचार कर रहे थे, वैसे ही जैसे वो करते हैं। लातूर और चित्रदुर्गा में उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की गई कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम पर उन्होंने वोट मांगे हैं, और वीडियो आपके सामने है, सुन लीजिए। वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? मैं फर्स्ट टाइम वोटर को कहना चाहता। वीडियो सुनवा दिया, मतलब प्रधानमंत्री जी ने कहा था। इसी चीज पर 2 शिकायतें हुई कि आप एयर स्ट्राइक के नाम पर यानी कि सेना के शौर्य के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। 2 शिकायतें वर्धा और नांदेड़ में उनके दिए हुए भाषणों के खिलाफ हुई, जिसमें उन्होंने बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक का भाषण देते हुए वोट मांगे थे।
और जब इसकी शिकायत, चारों की शिकायत चुनाव आयोग में पहुंची तो उस समय चुनाव आयोग में 3 लोग थे। सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त की हैसियत से, सुशील चंद्र चुनाव आयुक्त की हैसियत से और तीसरे अशोक लवासा ये भी चुनाव आयुक्त की हैसियत से। तो 2 ने, यानी कि सुशील चंद्र और सुनील अरोड़ा ने क्लीन चिट दे दी, लेकिन अशोक लवासा ने क्लीन चिट न देते हुए कहा कि क्लीन चिट देना बिल्कुल गलत है, इनके ऊपर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन उनके फैसले को दरकिनार कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने एक पत्र लिखते हुए इलेक्शन कमीशन से यह भी कहा कि उनका जो विरोध है वो ऑन रिकॉर्ड दर्ज किया जाए, मतलब ऑन रिकॉर्ड लिखा जाए कि मैं इस फैसले के विरोध में था। इसके बाद अगस्त 2019 में, तब तक सरकार बन चुकी थी मोदी जी की, इनकम टैक्स विभाग ने अशोक लवासा की पत्नी नोवेल लवासा, बेटे अबीर लवासा, बहन जो डॉक्टर हैं शकुंतला लवासा के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। तमाम सारे नोटिस उनको थमा दिए गए। हालांकि निकला कुछ नहीं, बाद में उनको क्लीन चिट दी गई। लेकिन इसी बीच में इनकम टैक्स विभाग ने अशोक लवासा के ऊपर भी ये कहते हुए आरोप पत्र दे दिया कि आईएएस ऑफिसर रहते हुए उन्होंने अपना पद का दुरुपयोग करते हुए कई कंपनियों को फायदा पहुंचाया है। उसकी जांच अभी भी चल रही है। इसी बीच में एक खबर और आती है सितंबर 2019 में कि अशोक लवासा की बेटी अबनी लवासा, जो जम्मू कश्मीर में उस समय लेह की डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर थीं, उन्होंने पत्रकारों को रिश्वत देने के मामले में तमाम बीजेपी नेताओं के खिलाफ जांच बैठाल दी थी और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रशासन को लिख दिया था। इन सब कार्रवाइयों को गौर से समझिएगा। इसके बाद ही एक दिन सूचना आती है अशोक लवासा इलेक्शन कमीशन छोड़ करके फिलीपींस जा रहे हैं, और चले भी गए, क्योंकि बाद में उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना पड़ता। ये शायद मोदी सरकार को नागवार गुजरता। खैर, हो सकता है कि इस मामले में हमारा अनुमान गलत हो, लेकिन जस्टिस रंजन गोगोई चीफ जस्टिस रहते हुए राम मंदिर के मामले में फैसला सुनाते हैं, राफेल मामले में मोदी सरकार को क्लीन चिट देते हैं, राहुल गांधी पर चौकीदार चोर है कहने पर उनको कोर्ट में खड़ा करवा देते हैं। इन सब मामलों के बाद जब वो रिटायर्ड होते हैं तो अचानक से उनको भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेज देती है। आप कहते हैं कि इस पर जरा भी दिमाग ना लगाइए, तो खैर आपकी बात मान लेते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं। लेकिन 2014 में मोदी सरकार बनते ही यूयू ललित, जो इस समय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, वो कभी बाबरी विध्वंस मामले में कल्याण सिंह का पक्ष रखते हुए वकील हुआ करते थे। 1994 की बात है। इसके अलावा तुलसी प्रजापति और सोहराबुद्दीन शेख के मामले में अमित शाह की तरफ से खड़े होते हैं उनकी पैरवी के लिए, और उनको सरकार बनते ही ये सरकार ने निर्णय लिया था, सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम में नहीं लिया था, सरकार ने उनका नाम शामिल करने की पैरवी की थी। और यूयू ललित सरकार बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति बन जाते हैं, और जस्टिस ललित उसके बाद फैसला कौन सा लेते हैं? SC ST केस को कमज़ोर करने के आरोप इन्हीं के ऊपर लगे थे, जिसके बाद पूरे देश में बवाल मचा था। जस्टिस यूयू ललित वही शख्स हैं जिनके ऊपर मुस्लिम पक्ष के पैरोकार राजीव धवन ने आरोप लगाया था राम मंदिर के मामले में कि चूंकि एक कल्याण सिंह की तरफ से पक्ष रख चुके हैं बाबरी विध्वंस के मामले में, इसलिए इनको केस से अलग किया जाए। बाद में हालांकि वो केस से अलग भी हो गए। हालांकि ये जिम्मेदारी संभालने के लिए उस पीठ के अध्यक्ष के तौर पर जस्टिस रंजन गोगोई थे ही। खैर, उन्होंने फैसला सुनाया। ये भी बात गलत हो सकती है। 2014 में ही पूर्व चीफ जस्टिस पलानी स्वामी सदाशिवम को केरल का राज्यपाल बना दिया जाता है। चीफ जस्टिस से रिटायर्ड हुए और 1 महीने के भीतर ही उनको केरल का राज्यपाल बना दिया गया, जबकि राज्यपाल का पद प्रोटोकॉल के हिसाब से बहुत नीचे होता है। खैर, जब लोग राज्यसभा सांसद बनने को तैयार हैं तो राज्यपाल तो उससे बड़ी चीज़ है। तो उस पर भी विवाद हुआ था। उस समय विवाद इसलिए हुआ था क्योंकि सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर और हत्या के मामले में अमित शाह के खिलाफ जो दूसरी FIR दर्ज की गई थी उसको रद्द करने का निर्णय
इन्हीं ने लिया था चीफ जस्टिस रहते हुए, मतलब बहुत बड़ी राहत दी थी। उस समय कांग्रेस समेत तमाम सारे विपक्ष ने सवाल उठाया था, लेकिन सरकार चूंकि सख्त निर्णय लेती है और जनता अंधभक्ति में पागल है ही, तो ये भी निर्णय ले लिया गया। हो सकता है ये भी बात गलत हो, तो और आगे याद दिला देता हूं। जस्टिस अकील कुरैशी 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट से उनका तबादला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की कोलोजियम का निर्णय था। सरकार ने इस फैसले को काटते हुए सारे फैसले मान लिए। दोबारा से कोलोजियम ने फिर कहा कि हमारा निर्णय सही था, इनको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाए। सरकार ने फिर से मना कर दिया कि नहीं बनाया जाए और इस फैसले को फिर से नहीं माना। तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने यह कहते हुए भेजा कि चलिए त्रिपुरा जैसे बेहद छोटे राज्य में हाईकोर्ट का इनको चीफ जस्टिस बना दिया जाए। सरकार ने कहा ठीक है, त्रिपुरा से हमको कोई विशेष लेना देना नहीं है, बना दिया जाए। अब जस्टिस अकील कुरैशी से क्या दिक्कत थी? 2010 में सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले की सुनवाई करते हुए उन्होंने मौजूदा देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को 2 दिन की पुलिस हिरासत में जो भेजा था। हो सकता है यहां भी हमारा अंदाजा गलत हो, तो चलिए एक और जस्टिस विजया के ताहिर रमानी का मामला देख लेते हैं। 6 सितंबर 2019 को उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बतौर इस्तीफा सौंप दिया। किसी भी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस किसी सामान्य कारण से इस्तीफा नहीं देगा, जबकि उस समय इनका तबादला मद्रास हाईकोर्ट से मेघालय यानी कि बेहद छोटे हाईकोर्ट में कर दिया गया था। कहा यह जाता है कि इसी नाराजगी में और इसी दबाव में इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जबकि इनका कार्यकाल 2 अक्टूबर 2020 को समाप्त होता। इनका मामला क्या था? गुजरात दंगों से जुड़े हुए बिल्किस बानो केस में मई 2017 में सुनवाई करते हुए उन्होंने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा बरकरार रखी थी और साथ ही साथ 5 पुलिस अफसर और 2 डॉक्टरों को बरी करने का जो फैसला निचली अदालतों ने सुनाया था, उस फैसले को भी इन्होंने पलट दिया था। मतलब इस मामले में, बिल्किस बानो के मामले में, उन्होंने कुल 18 लोगों को सजा सुनाई थी। यहां भी हमारा अंदाजा गलत हो सकता है। अगला मामला सुना देते हैं। जस्टिस जयंत पटेल 2016 में गुजरात हाईकोर्ट से इनका तबादला कर दिया जाता है कर्नाटक हाईकोर्ट, और 2017 में 1 साल बाद ही इनका तबादला कर्नाटक हाईकोर्ट से कर दिया जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसके बाद ये इस्तीफा दे देते हैं 25 सितंबर 2017 को, यानी कि अपने रिटायरमेंट से 10 महीने पहले ही। अब सवाल ये भी उठ सकता है कि ट्रांसफ़र तो एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन हाई कोर्ट के जस्टिसों की ट्रांसफ़र प्रक्रिया इतनी भी सामान्य नहीं है कि 16 में आप उनको गुजरात हाई कोर्ट से कर्नाटक भेजें और एक ही साल बाद कर्नाटक से उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट करें। तो क्यों किया गया होगा? जब उसकी तह पर जाते हैं तो बात निकल करके आती है कि चूंकि कर्नाटक हाई कोर्ट के जो उस समय के चीफ जस्टिस थे उनको रिटायर होना था, और रिटायर होने के बाद सबसे वरिष्ठ जज होने की हैसियत से जयंत पटेल वहां चीफ जस्टिस बन जाते, तो इसलिए दबाव में उनका तबादला सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट करवाया जा रहा था, ताकि वो कनिष्ठ जज की हैसियत से यहीं से रिटायर्ड हो जाएं। ऐसे आरोप लगाए गए हैं, पुष्ट करने की मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन लगाए गए हैं। जयंत पटेल से तकलीफ क्या हो सकती है? 2011 में गुजरात हाई कोर्ट में रहते हुए इसरत जहां मामले की सुनवाई करते हुए गलती शायद ये थी कि उन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी। ये भी हो सकता है अनुमान गलत हो। जस्टिस एस मुरलीधर, आपको याद होगा दिल्ली में जब बवाल मचा हुआ था, दंगे मचे हुए थे, उस समय इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस के तौर पर 3 बीजेपी नेताओं जिन्होंने जहर उगला था, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा, के खिलाफ एफआईआर ना होने पर नाराजगी जाहिर की थी। इसके अलावा 26 फरवरी की रात को ही इन्होंने दिल्ली मामले पर, हिंसा के मामले में, अपने घर पर सुनवाई की थी, और इस 26 फरवरी के अगले ही दिन 27 फरवरी को उनके तबादले की खबर सामने आ गई। इस मामले में सफाई देते हुए केंद्र ने कहा कि 12 फरवरी को ही सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने उनका तबादला कर दिया था। ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी थी, लेकिन 26 फरवरी को ही केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन क्यों जारी किया,
इस पर तो सवाल उठना लाजमी है। इसके अलावा मोदी सरकार बनने के बाद 2015 में ही गुजरात की रिटायर्ड जज ज्योत्सना याग्निक ने आरोप लगाया कि उनको पत्र लिख करके धमकियां दी जा रही हैं कि पूरे परिवार को उड़ा दिया जाएगा। मामला क्या था? उन्होंने जज रहते हुए गुजरात की मंत्री रह चुकी मायाबेन कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी को 2002 में गुजरात में जो दंगे हुए थे उसमें नरोदा पाटिया के मामले में इन लोगों को आरोपी माना था। नरोदा पाटिया में दर्जनों मुस्लिमों की हत्या की गई थी। ये कुछ मामले हैं, हो सकता है कि इन तमाम सारे मामलों में हम लोग गलत कह रहे हों, उसी तरीके से जैसे हम लोग आज भी जस्टिस लोया की मौत के मामले में गलत सोचते हैं। अब क्या करें, पत्रकारी दिमाग है ये सोचने को मजबूर करता है कि आखिर जस्टिस लोया की मौत अचानक से हो कैसे गई। बहरहाल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहाँ पीछे रहने वाली थी? सुरेंद्र कुमार यादव, उनको हाल में ही उत्तर प्रदेश के नए उप लोकायुक्त के पद पर बैठाला गया है। उनके तार इस मामले से जुड़ते हैं कि रिटायरमेंट होने के दिन ही उन्होंने बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज के बतौर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह समेत 32 आरोपियों को पूरी तरीके से यानी कि बाइज्जत बरी कर दिया था। 30 सितंबर 2020 को वो ये निर्णय सुनाते हैं और उसी दिन रिटायर हो जाते हैं। 13 अप्रैल 2021 को उनको उत्तर प्रदेश का उप लोकायुक्त योगी सरकार बना देती है। तो निश्चित तौर पर अगर रिकॉर्ड देखें सुरेंद्र कुमार यादव जी का पुराना रिकॉर्ड, तो बेहद अच्छे, ईमानदार और सख्त जज के तौर पर जाने गए हैं। लेकिन रिटायरमेंट के दिन इस तरह का निर्णय और उसके बाद सरकार की तरफ से उपकृत किया जाने वाला पद, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन की कड़ियां जुड़ती हैं। बहरहाल ये तमाम सारे उदाहरण मैंने आपके सामने इसलिए रखे कि आप धर्म की अफीम खा करके मदमस्त हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में क्या स्थिति है ऑक्सीजन सिलेंडरों की, क्या स्थिति है बेड न मिलने की किल्लत किस तरीके से है, किस तरीके से पूरा देश में लाशों का ढेर बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि संवैधानिक ढांचे को बनाए रखने के लिए, संवैधानिक संस्थानों का वही वजूद और स्वरूप बनाए रखने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप धर्म की अफीम खा करके, राष्ट्रवाद के नशे में चूर हो करके मतदान ना करें। अपने मुद्दों के आधार पर, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के आधार पर किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को जो आपको बेहतर लगता हो, मतदान करें। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख सकें।